यार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज की वीडियो में जो होने वाली काफ़ी खास स्पेशली ये जॉब रिलेटेड होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों का पूछना तपन भाई कि है ना कहाँ-कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट हो रही हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, कंप्यूटर फील्ड के अंदर। तो इसके ऊपर थोड़ी-सी एक आप बात करा करें तो आज मैं लेकर आया हूँ एक आरबीआई का ऐसा सर्कुलर जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर के अंदर हो गई है काफ़ी सारी खलबली। क्योंकि बाद में आपको ये जो अभी सर्कुलर आया था, ये आया था पिछले साल आया था, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। उसके बाद से बैंकिंग सेक्टर जो है तैयारी कर रहा है काफ़ी सारे आईटी इंजीनियर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए। पहले जो हायरिंग हुआ करती थी वो इतनी सटीक नहीं हुआ करती थी। आईटी इंजीनियर्स को बहुत कम रखा जाता था, पर आज की तारीख में बैंकिंग सेक्टर ने हायर करने चालू कर दिए हैं अपने आईटी स्टाफ को। नॉट ओनली इन दिस बस बट यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रखा गया है कि साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए काफ़ी प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं, और वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आज पूरी वीडियो में डील करने वाले। आरबीआई की वेबसाइट पे आपको कहाँ पे ये सर्कुलर मिलेगा ये बताऊंगा मैं आपको कि कहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं इस लीगल डॉक्यूमेंट को जो आरबीआई ने जारी करा है अपने डायरेक्शंस। बेसिकली ये मास्टर डायरेक्शन है आईटी आउटसोर्सिंग के लिए। बैंक्स जो होता है वो अपने काफ़ी सारे कामों के लिए डिपेंडेंट होता है थर्ड पार्टी के ऊपर, वेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इवन उनके एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे, उनके नेटवर्क को मैनेज करने से लेके काफ़ी सारे चीज़ों तक के की वजह से वो वेंडर पे बहुत डिपेंडेंट होता है। उस चीज़ को के ऊपर आरबीआई अपनी एक मास्टर डायरेक्शन लेकर आया है जो आउटसोर्सिंग के दौरान अब बैंकों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से आरबीआई के इस एक स्टेप की वजह से बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी सारे आईटी इंजीनियर की जॉब जो है अब वो जनरेट होगी, और साथ में रखा जा रहा है ध्यान प्राइवेसी का। इवन कस्टमर के डेटा के रिकॉर्ड्स को किस तरीके से बैंक्स मैनेज करती हैं, तो उस पे भी काम करा जा रहा है। तो डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी की यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे ये जो आपको मास्टर डायरेक्शन कहाँ पे मिल सकता है आरबीआई की वेबसाइट पे, और इस डायरेक्शन के अंदर क्या क्या रखा गया है वो सब चीज़ें मैं आज डिटेल में बात करने वाला हूँ। पहले आप पूरी वीडियो को देखें डिटेल में, तब समझ में आएगा आपको कि ना क्या रिक्वायरमेंट्स आई है और किस तरीके से। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये रिक्वायरमेंट क्या है, उससे पहले आप इसके अंदर आगे तैयारी नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, मैं हूं तपन कुमार झा, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज की फैंटास्टिक वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाला हूं आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन ऑन आईटी आउटसोर्सिंग। फटाफट वीडियो को एक बार लाइक कर देना ताकि आपको अगर अच्छी लग रही हो तो। उसके अलावा साथ में एक और चीज़, अगर आपको हमारे साथ में कोर्स करना है तो मैंने फॉर्म दे रखा है ऊपर चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं 1-to-1 कोर्स करने के लिए। चलिए ठीक है, पहले स्टार्ट करता हूँ। पहले दिखाता हूँ मैं कि ये जो डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन है, ये कहाँ पर आया है और आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पे कब अपलोड करा गया था, और अगर आपको भी देखना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये है rbi.gov.in, और आपको बस कुछ नहीं करना, गूगल पे जाकर टाइप करना है आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन आईटी आउटसोर्सिंग। पहला ही डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको। इस डॉक्यूमेंट को जब आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ऐसा कुछ सर्कुलर पूरा मिलेगा आपको, जहाँ पे दिख रहा होगा डेट दे रखी है यहाँ पे 10 अप्रैल 2023। मतलब जब 2023 के अंदर ये सर्कुलर जारी हुआ उसके बाद से काफ़ी सारी भर्तियाँ जो हैं वो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर होने लगी है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी भी बहुत सारे बैंक्स जो है वो बेसिकली अपनी खुद की टीम बिल्ड कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि अपने डिपेंडेंसी को मिनिमाइज कर सके। मैं ये नहीं बोल सकता यहाँ पे कि वो पूरा पूरा ही हटा दे उनको, पर हाँ डेफिनेटली ये मिनिमाइज करने की तैयारी अभी से चालू हो चुकी है। दिखा सकता हूँ यहाँ पे ये पूरा का पूरा सर्कुलर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो नीचे आप आइए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है बेसिकली चैप्टर नंबर 5, जहाँ पे आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट के बारे में लिखा गया है। आरबीआई ने खुद ने लिखा है। तो यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5 के ऊपर स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पे ये जो है आपका 15 और 16 जो है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, और साथ में एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर इन एग्रीमेंट, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप थोड़ा सा लॉस के बारे में जानते हैं या फिर आप कंप्लाइंस के बारे में जानते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में जानते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा कि काफ़ी सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो बेसिकली प्राइवेसी, यूज़र के स्पेसिफिक प्राइवेसी के ऊपर काफ़ी काम करती है कि कस्टमर का डेटा जो है वो सिक्योर होना चाहिए। प्लस हमारे जो जो भी हमारा डेटा है वो इंडिया में रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए। उसका मिसयूज़ हो सकता है कभी भी, उसको दूसरी गवर्नमेंट उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकती है। तो वो सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखा गया। मतलब कि आरबीआई ने अपने सारे आसपास के रेगुलेटरी बॉडीज़ को देखा है, उसके अलावा सारे कंप्लाइंस को चेक करा, उसके बाद उसने ये मास्टर डॉक्यूमेंट जो है डेवलप करा गया है। तो इसलिए इसका नाम है मास्टर डायरेक्शन ऑन आईटी आउटसोर्सिंग। चलिए ठीक है, मैं वन बाय वन सारे टॉपिक्स को लेता हूँ और बताता हूँ आपको क्या क्या इसमें लिखा गया है। तो यहाँ देखा कि आरई जो है हमारा, रेगुलेटरी एंटिटीज शेल एंश्योर दैट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड दोज ऑफ विच of their service provider are clearly defined and set out in the legal binding written agreement। तो गाइज ये बताया गया है इसके अंदर कि जो भी उनके राइट्स है और ऑब्लिगेशन है, तो पहले उनको ये चेक करना है कि बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर के साथ में जो भी वो काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दैट शुड बी लीगली बाउंडेड। आपके सारे सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वर्बल कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और बताया है यहाँ पे कि ना, जो
जो भी स्ट्रैटेजीज़ है बेसिकली यहाँ पे जो वेंडर अभी वर्क कर रहे हैं वो वर्क कर रहे हैं कि भाई हम आपको डेवलपर दे देंगे। तो उनसे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ना जो भी वो चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड रिस्क क्या है और क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाने वाले हैं इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब वेंडर को ये भी देखना पड़ेगा कि भाई अगर कोई जो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी कुछ रिस्क आते हैं तो उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, ये भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके अलावा एक और चीज़ बता रखा है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है इन्होंने ऐड करी है, जहाँ पे बेसिकली आरई को एक कंट्रोल दिया है ओवर द जो भी आउटसोर्स एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर एक कंट्रोल प्रोवाइड करा है। साथ में अगर उनको कुछ लगता है कि ये रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस हो रहे हैं या फिर मान लो कुछ लीगल रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो उसके अंदर वो इंटरवीन करके और वो कुछ चेंजेस भी करवा सकते हैं। अगर आप देखेंगे पूरे डॉक्यूमेंट में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे एक आरई को अथॉरिटी दी जा रही है और वो जो बैंक्स और आरई को अथॉरिटी है वो क्या है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर के बाद सब मतलब जो हमारा वेंडर है उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर तक को भी कंट्रोल कर सकते हैं वो। तो ये पहले देखा नहीं गया था, अभी ये आ रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा इसके अंदर। उसके अगर आप बात करें इसके अंदर तो एग्रीमेंट एट अ मिनिमम शुड इंक्लूड, तो भाई बता रखा है कि आपके एग्रीमेंट में मिनिमम ये सब चीज़ तो इंक्लूड होनी चाहिए। अब क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए बात करते हैं इसके अंदर। पहली बात तो डिटेल ऑफ द एक्टिविटीज़ बीइंग आउटसोर्स, कि भाई क्या क्या एक्टिविटी आप आउटसोर्स कर रहे हो ये आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे दे रखा है कि अप्रोप्रिएट सर्विसेज एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, तो भाई सर्विसेज क्या आप डिलीवर करने वाले, परफॉर्मेंस कैसे मेजर करने वाले, इंक्लूडिंग फॉर द सब कॉन्ट्रैक्टर्स, तो भाई सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में भी इंक्लूडेड इसमें डाला गया है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे किसी वेंडर ने लिया एक आपका टेंडर तो वो कर रहा है, उसकी जो सब कॉन्ट्रैक्टर कोई भी आता है तो अब बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल जो है थोड़ा सा दिया गया है बैंक को ताकि उस चीज़ को भी वो ओवरव्यू कर सके। फिर देखो यहाँ पे एक और चीज़ दे रखा है कि इफेक्टिव एक्सेस बाय द आरई टू ऑल द डेटा बुक रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन लॉग्स अलर्ट्स एंड बिजनेस प्रेमाइसेस रिलेवेंट टू द आउटसोर्स एक्टिविटी। तो भाई यहाँ ये बोला गया है कि भाई आरई को एक्सेस होगा डेटा का, बुक का, रिकॉर्ड्स का, इंफॉर्मेशन का, लॉग्स का, अलर्ट्स का और बिजनेस प्रेमाइसेस का, इवन जहाँ पे ये आउटसोर्स एक्टिविटी हो रही है अवेलेबल विद द सर्विस प्रोवाइडर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, मतलब बताई गई है। मतलब अब जो है परमिशन सिर्फ वही नहीं कि भाई आप अपना काम करो और मस्त हो जाओ, पर अब यहाँ पे बहुत सारी परमिशंस आ गई है। इवन जब से प्राइवेसी बिल पास हुआ है उसके बाद से जो आरबीआई है वो ज़्यादा कंसर्न हो गई है यूज़र के डेटा को लेके, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें लेकर है, जैसे रेगुलर मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर बाय द आरई। तो आरई जो रहेगा वो बेसिकली मॉनिटर करेगा और असेसमेंट करेगा सर्विस प्रोवाइडर की कि भाई उसका काम जो है प्रॉपर्ली चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, फॉर कंटिन्यूसली मैनेजमेंट ऑफ अ रिस्क। तो भाई रिस्क को भी ध्यान रखते हुए इसको मॉनिटर करना पड़ेगा और जो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो भी वो चीज़ लेगा, ठीक है ना। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ बताई गई है, टाइप ऑफ मटेरियल एडवर्स इवेंट। अब जैसे क्या होता है कई बार कि वेंडर के पास, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो वेंडर है किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का, उसने कोई कुछ डेवलप कर रहा है या फिर उसके वहाँ पे कोई डेटा ब्रीचेस हो गया। अब कई बार ये चीज़ हम बताते नहीं है क्योंकि हमें पता है कि जैसे मैं बताऊंगा अपने अपने सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन को तो उसको एक थोड़ा सा भरोसा हमसे हटना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं, मतलब उसमें कमर्शियली भी काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं और साथ में रेपुटेशन लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ को पहले बचाया जा रहा था, डेटा ब्रीचेस के बारे में जनरली बताया नहीं जा रहा था और थोड़ा लोग इससे बचने की कोशिश कर रहे थे। डोज अटैक हो जाता बताते नहीं उसके बारे में, कोई सर्विस अनअवेलेबिलिटी हो रहा है तो बताते नहीं थे। पर आज की तारीख में यहाँ पे आरबीआई ने साफ कह दिया है बॉस कि अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो यू हैव टू डायरेक्टली रिपोर्ट टू आरई, ठीक है ना, ताकि जो आरई रहेगा वो उसके नेसेसरी एक्शंस ले पाएगा। अगर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ना कंप्लाइंस के अंदर ये बोला जाता है कि अगर आपका डेटा ब्रीच हुआ है और अगर आपने डिस्कवर कर लिया है तो 72 घंटे के अंदर, मतलब 72 आवर्स के अंदर आपको कंसर्न पार्टीज को, मतलब जो जो लोग अफेक्टेड हैं उस डेटा ब्रीचेस से, उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और अगर मान लो इन केस वेंडर बताएगा ही नहीं बैंक को कि भाई आपका डेटा लीक हो चुका है, तो उस कंडीशन में जो बैंक है वो कैसे ये गाइडलाइन को फॉलो करेगी। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेंजेस करे गए हैं। साथ में आप देखिए यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे दिया जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऑलरेडी दिखा दिया। आगे बात करता हूँ मैं इसके अंदर, तो यहाँ पे कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट पहले हम लोग कर रहे थे, पर अब जो है उससे 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 बढ़ा के अब हम लोग ने कर दिया यहाँ पे प्राइवेसी लॉ भी लेकर आगे। तो यहाँ पे जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है और स्टैंडर्ड्स है डेटा के कस्टमर के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब फॉलो करना पड़ेगा हमारे वेंडर को। उसके अलावा डिलीवरेबल के अंदर जैसे आपका एसएलए होता है, लेकिन अब उसके साथ साथ में फॉर्मलाइजिंग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया,
भाई आप कैसे क्वालिटी मेज़र कर रहे हैं, आप कैसे क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं आपके सर्विस लेवल का, यही बताना बहुत ज़रूरी है आपके एग्रीमेंट में। साथ में डेटा जो स्टोरेज है भाई, ये एक मुझे बहुत सही लगा कि ना ठीक है, अब से हमारा डेटा जो है बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी अब हम लेते हैं, क्योंकि आरबीआई खुद ये बोलता है कि अब ये सब चीज़ें इंक्लूड कराओ भाई आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टोरेज ऑफ डेटा ओनली इन इंडिया एज पर द एक्सटेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट है कि डेटा शुड बी होस्टेड विद इन द इंडिया। आप क्लाउड यूज़ करो कि आप डेटा सेंटर बनाओ, कुछ भी करो, पर डेटा आपका इंडिया में रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। इससे डेटा जो है वो कहीं और नहीं जाएगा और कोई अदर गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगी। उसके बाद देखो एक और चीज़ दे रखा है यहाँ पे कि उनको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का डेटा, मतलब कस्टमर रिलेटेड जो जो बैंक्स के कस्टमर हैं और आर रिलेटेड जो है डेटा, अगर वो किस टाइप का डेटा वो कैप्चर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और स्टोर कर रहा है। इससे हमें ये पता चलेगा कि कहीं हमारे डेटा का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। प्राइवेसी रिलेटेड जो है ना, इस पर काफ़ी काम करा है, जिसके लिए शायद से मतलब काफ़ी ऑब्वियसली बात है, शायद से तो नहीं पर डेफिनेटली बैंक्स को जरूरत पड़ने वाली साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की, जो इस टाइप के कंट्रोल्स को मेजर करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे नए सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को, ताकि वो कस्टमर के डेटा को काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकें। उसके बाद देखो यहाँ पे और दे रखा है कि कंट्रोल फॉर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ डेटा of a RE and customer and the incorporate services liability to the RE in the event of a leakage of such information। तो अगर मान लो कल के दिन मान लो कहीं जाके आपका इन्फॉर्मेशन लीक होता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपके जो वेंडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको इंक्लूड करना पड़ेगा RE को इस एक्टिविटी के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे, तो और जो इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई किस टाइप का डेटा आपका इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर परमिट है करने के लिए आरई और उसके आरई कस्टमर और अदर पार्टीज़ को। तो ये भी मतलब कि क्या डेटा आप शेयर कर रहे हो, पहली बात तो आप किस टाइप का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो और स्टोर कर रहे हो, ये बताओ आप हमें। साथ में ये और बताओ कि भाई किस टाइप का डेटा आप शेयर कर रहे हो, ठीक है ना, और अदर थर्ड पार्टी से आप दे रहे हो, तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपने क्या क्या, मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए जो शायद नहीं होना चाहिए था, तो उस कंडीशन में आप क्या रेजोल्यूशन प्रोसेस लेकर आए हो, तो वो भी चीज़ बताना पड़ेगा। तो मतलब सिर्फ अब ऐसा नहीं कि अपना काम करके निकल लो, कल दिन कुछ होता है तो उसकी हेडेक भी तुम लो भाई, हम थोड़ी ना लेंगे। उसके अलावा आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या है, आपका टेस्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी आपको बताना है। उसके अलावा देखिएगा अगर अपन यहाँ पे दिखते हैं, तो राइट टू कंडक्ट ऑडिट। पहले क्या होता था कि भाई मतलब जैसे अभी हम लोग कंपनीज के अंदर है और किसी कंपनी का हमने काम लिया और बेसिकली वहाँ पे हमें ऑडिट करनी है, तो हम उसके वेंडर और उसके सब कॉन्ट्रैक्टर तक नहीं पहुँचते थे। पर यहाँ पे अब बेसिकली ये बोला गया है कि राइट टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, मतलब सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी ऑडिट करा जा सकता है, ठीक है ना, वो राइट होना चाहिए। उसके सब कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर भी ऑडिट कर सकते हैं, मतलब अगर कोई आरी के द्वारा अगर कोई इसको ऑडिट कंडक्ट करवानी है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर पे भी कर सकता है, इवन सब कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी कर सकता है। और मतलब सिर्फ आरी ही नहीं, उसके इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर की बात करूँ मैं, वो भी कर सकते हैं, या फिर वो एजेंट जो अपॉइंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देम कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, आप लोग थोड़ा ज़्यादा स्किल्ड हो या फिर आपके पास पूरी डिफाइंड टीम है, तो अगर आप चाहें तो आप ये ऑडिट कर सकते हैं। तो अगर बैंक किसी को ऑथराइज करता है इस चीज़ करने के लिए, तो बेसिकली अब वेंडर के ऊपर भी और साथ में सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी ये चीज़ लागू होगी कि भाई आपके ऊपर भी ऑडिट हो सकती है। उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि राइट टू सिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर अबाउट दैट, कि भाई किस टाइप का डेटा जो है वो ले रहे हैं। तो मतलब कि जो आरई को बहुत अच्छी अथॉरिटी दी गई है, और ये सब चीज़ें जब एग्रीमेंट में होगा तो इससे है ना यूज़र को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ जब बेनिफिट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग जो डेटा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आरबीआई जो प्राइमरी फोकस करके आगे बढ़ना चाह रहा है इस डॉक्यूमेंट के साथ में, तो उसका मेन पर्पज़ ये कि भाई कस्टमर डेटा जो है उतना ही बैंक कलेक्ट करे जितना रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्रा डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब डेटा ब्रीच होता है तो सारा डेटा बाहर आ जाता है उस कंडीशन में। तो वो एक अच्छा रखा गया, प्लस साथ में कंट्रोल उन लोगों के ऊपर, उन सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर जो अभी मनमानी कर रहे हैं और सर्विस क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, और साथ में डेटा ब्रीचेस होने पे हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और सारी लाइबिलिटी बैंक से लेता है। तो ये चीज़ आने के बाद शायद से वो थोड़ा सा और थोड़ा टाइट हो गया है, ठीक है ना। और बता दूं मैं आपको यहाँ पे, जैसे रिकग्नाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ regulator to perform inspection of a service provider and any of its subcontractor, adding clause to allow RBI or person authorized by it to access RE's IT infrastructure, application, document, other necessary information given to, stored or processed by the service provider। ठीक है, तो बता रखा है कि सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा
कोई भी डेटा को स्टोर करा जा रहा है, एप्लीकेशन डेवलप करी जा रही है, तो उसके ऊपर पूरा एक्सेस रहेगा। और अगर चाहे तो आरबीआई या फिर उसका कोई ऑथराइज पर्सन वहाँ पे आके उसको चेक भी कर सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है बताई गई है। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करा गया और परफॉर्मेंस को लेके भी यहाँ पे काफ़ी सारी गाइडलाइन उन्होंने निकाली कि ये पता चलना चाहिए कि जो वेंडर्स इन्फो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या ये सही में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कि या फिर ना आपकी क्वालिटी कौन मेजर कर रहा है, आप इसका रिस्क कौन मैनेज कर रहा है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी कुछ बात करी गई है इसके अंदर। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक और चीज़ कि जब कोई किसी भी सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है तो उसके लिए भी अप्रूवल लेना ज़रूरी है आरई से। तो मतलब ये एक बिल्कुल अतरंगी सा लग रहा है और बिल्कुल सही है कि अगर मान लो हमें पता तो होना चाहिए कि भाई हमारे सर्विस पे, हमारे प्रोजेक्ट पे काम कौन सी पार्टी कर रही है, हमें तो पता ही नहीं उसके बारे में। उसके अलावा टर्मिनेशन के लिए बोला गया कि यहाँ पर टर्मिनेशन का राइट है। यहाँ पे भाई अगर आरई चाहे तो सर्विस प्रोवाइडर को टर्मिनेट कर सकती है, इवन ट्रांसफर कर सकती है उसे काम को दूसरे को भी। तो ये भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा एक और चीज़ कि ना यहाँ पे जैसे एक और चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि भाई आपके पास मतलब प्रोविजन टू कंसिडर skilled resources of a service provider who provide core services as essential personnel, so that a limited number of staff with backup arrangement necessary to be operated critical functions on work can work on site during एक्सीजेंसी। अब देखो यहाँ पे देख रहा है पेंडेमिक सिचुएशन हो सकता है या फिर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज आपको बुलाने हैं और उसी से काम करवाना, तो उस एटलीस्ट सर्विस प्रोवाइडर के पास स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए ताकि वो चीज़ वो मैनेज कर सके। उसके अलावा और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है बता रखी है। मेन कंसर्न अगर आप देखें यहाँ पे तो मेन कंसर्न ये है कि ना अब आरबीआई जो है वो चाहता है कि भाई बैंक खुद का कुछ स्टाफ डेवलप करे जो बेसिकली और डिपेंडेंसी जो है आउटसोर्सिंग को लेके वो बिल्कुल कम कर दे। तो उस कंडीशन में देखो दो फायदे होने वाले हैं, क्योंकि एमएनसी कंपनी वैसे भी काफ़ी बाहर से काम उठा लेती है और काफ़ी सारी चीज़ों का काम करती है। तो पहली चीज़ इसमें क्या होने वाला है कि बैंक को भी अब आईटी के स्टाफ लगेंगे, जिससे आईटी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत बढ़ेगी। साथ में क्योंकि हमारा प्राइवेसी लॉ ऑलरेडी आ चुका है और काफ़ी सारी कंपनीज जो है प्राइवेसी लॉ को इम्प्लीमेंट भी करवा रही है, तो उस कंडीशन में उनके कंप्लायंस ऑडिट भी हो रही। तो उस कंडीशन में भी आपको अपने डेटा की सिक्योरिटी पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप आगे इसके अंदर पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि आपको कि ना प्राइवेसी लॉ के तहत आपको डेटा मिनिमाइजेशन करना है ताकि कम से कम डेटा जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आपको कैप्चर करना है। बहुत सारा डेटा आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं, क्लाइंट से अननेसेसरी डेटा कैप्चर नहीं कर सकते। इवन क्लाइंट को अथॉरिटी दी गई है, मतलब अगर मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा डिलीट करे ये कंपनी, तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और उस कंपनी को ये करना पड़ेगा, अदरवाइज उस पर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ऐसे नए नए रेगुलेटरीज अगर कुछ नए नए डायरेक्शंस लेकर आते हैं तो उससे मार्केट में काफ़ी बूम होता है। और पिछले टाइम से आप देखिए साल भर के अंदर काफ़ी सारे हायरिंग्स हुई है आईटी स्पेशली फील्ड के अंदर, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं बैंक्स के लिए, ताकि वहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी इसमें अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब कोई आप इंफ्रा बिल्ड कर रहे हो तो उसकी सिक्योरिटी खुद बैंक की देखिएगी, तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी के बंदे और चाहिए होंगे उनको। तो आई होप कि ये जो एक आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन ऑन आईटी आउटसोर्सिंग होगा काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा आपको, और इससे क्या किस टाइप की जॉब्स हमारी जनरेट होगी वो थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये एक मैंने इन्फॉर्मेटिव डाला था, मुझे लगा कि ये एक नॉलेज जो है ये शेयर होनी चाहिए या फिर ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आप अगर कोई सेक्टर डिसाइड कर रहे हैं तो यू कैन हैव वन मोर ऑप्शन। जैसे कार इंडस्ट्री का बताया मैंने आपको कार पिछली वीडियोज़ के अंदर कि कार इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत अच्छा बूम है और आने वाले टाइम में आने वाला ही है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें अपग्रेड होने वाली, तो उसमें भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी बिल्कुल अब बैंकिंग के अंदर भी साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए ठीक है गाइस, मेरे हिसाब से वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल थी, अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें। उसके अलावा अगर आपको कोर्स करना है हमारे साथ में तो फॉर्म दे रखा है मैंने ऊपर चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हो उस फॉर्म को। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।